साथियों नमस्कार। मैं घनश्याम सिरवी आपका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अपन ने पूर्व के अंदर दो टॉपिक पढ़े थे। एक तो पढ़ा था प्रस्तावना और उसके बाद में पढ़ा था संविधान की अनुसूचियां। उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा, अच्छे से अपन ने उनको याद कर लिया। आज अपना जो संविधान के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत कैसे प्रश्न पहले पूछे गए, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न होंगे उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को अपन बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अपन लेते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं हो। तो अपन शुरू करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं टॉपिक। देखिए साथियों, भारतीय संविधान की विशेषताओं को एक एक पॉइंट के बारे में अपन देखेंगे। तो ये भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान है, इसकी मेन कॉपी है, ये ऊपर वाला प्रिंट है। और देखिए पहली विशेषता है कि सबसे लंबा और विस्तृत संविधान, सबसे लंबा और लिखित संविधान। अब देखिए भारतीय संविधान, इस पर अगर अपन चर्चा करें तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहला ही पॉइंट आया है, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें लिखा हुआ है सबसे लंबा, यानी सबसे लंबा का मतलब हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो अपन ने इसको विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा? देखिए, विश्व के अगर महत्वपूर्ण देशों की बात करें तो उनका जो संविधान भी है वो भारत जितना बड़ा नहीं है, उनमें भी अनुच्छेदों की संख्या इतनी नहीं है जितनी भारतीय संविधान के अंदर है। भारतीय संविधान के अंदर टोटली 395 अनुच्छेद, जो मूल जब संविधान लागू हुआ था उस दिन थे। अभी बढ़ते बढ़ते 470 के पार चले गए हैं। 22 इसके भाग हैं, इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर के प्रत्येक बिंदु को संविधान में समाहित किया गया है। और यदि अपन बात करें दूसरे देशों की तो वहां पर थोड़े अनुच्छेद वगैरह कम हैं, संविधान का रूप भी छोटा है। अब देखिए इस पर अपन चर्चा करें तो भारत के जो सबसे लंबा क्यों कहा, उसके बाद में अपन देखेंगे कि यह लिखित संविधान क्यों है। सबसे लंबा संविधान इसीलिए कहा क्योंकि यह एक तो इसके अंदर जो मूल संविधान अपना लागू हुआ था, मूल संविधान जब लागू हुआ था दिनांक 26 जनवरी 1950 के दिन अपन का संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन इसके अंदर 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां क्या होती हैं इनके बारे में अपन ने टॉपिक में पढ़ लिया है पहले। अब देखिए वर्तमान के अंदर यदि बात करें, वर्तमान में यदि बात करें तो इसके अंदर 470 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। वैसे मूल तो 395 ही गिने जाएंगे, लेकिन कुछ धाराएं उनके, कुछ अनुच्छेद उनके अंदर ही जोड़ दिए गए हैं, तो टोटली मिलाकर के 470 के तक पहुंच गए हैं। भाग अपने 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई। 8 पहले थी, 9 10 11 और 12 इनको बाद में जोड़ा गया था। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 12 अनुसूचियां हो गई। तो इतने सारे अनुच्छेदों, भाग, अनुसूचियों को मिला करके अपना जो भारत का संविधान बना, इसीलिए इसको भारत का यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान का भी दर्जा प्राप्त है। अब यदि अपन बात करें कि भाई दूसरे देशों में देखें, तो दूसरे देशों की यदि हम बात करें, देखिए नोट डाल के आपको लिखना है। मान लो दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर, यदि मेन रूप से बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर केवल 7 अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर। यदि बात करें अपन ऑस्ट्रेलिया की, यदि बात करें अपन ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद, 28 ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद है। यदि बात करें मान लो अपन के पड़ोसी देश चीन की, तो वहां पर 138 अनुच्छेद हैं। तो लगभग अपन देखें तो दूसरे देशों के तुलना के अंदर भारत के संविधान के अंदर अनुसूचियां हो, चाहे भाग हो, चाहे इनके अनुच्छेद हो, वो विस्तृत रूप से हैं और बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। इसीलिए भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़े संविधान का दर्जा प्राप्त है। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए यदि अपन बात करें लिखित संविधान, कैसे लिखित संविधान क्यों कहा गया? देखिए संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित का मतलब अपन सामान्य रूप से जानते हैं कि जो लिखा हुआ है। अलिखित का मतलब होता है कि जिसके जो प्रावधान है वो लिखे हुए नहीं है। लिखित का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरा के पूरा लिखा हुआ है। अब देखो,
लिखित के अंदर यानी कि ज्यादातर जो अंश होता है वो लिखा हुआ होता है और कुछ अंश अलिखित होता है। लेकिन अलिखित जो संविधान है, अलिखित यानी बिना लिखा हुआ, ये दो शब्द लिखिए एक बार। इसके अंदर एक तो है, जैसे अपन अगले पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है लिखित संविधान, और दूसरा आता है अलिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो लिखा हुआ है इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक के अंदर सारे संविधानों, सारे जो अनुच्छेद हैं, भाग है, अनुसूचियां, उन सबको इसमें लिख दिया अपन ने। अपन को देखो, अगर मारवाड़ी में बात करें तो अपने जो बडेरा केवता, यानी कि अपना बड़ा बुजुर्ग जो को केवता, वे केवता 100 बकियान एक लिखिया। यानी कि अपन को बोलने की जरूरत नहीं है, अलिखित नहीं रखेंगे। उनका संविधान जो अपन के बनाया, यानी कि जो अपने संविधान सभा में जो को सदस्य बैठा था, वण दिमाग में ओज है कि आपो प्रत्येक प्रावधान ने लिखो, ताकि लिखियोड़ी चीज आगे जाने कटी समस्या पैदा नहीं करी। तो सब चीजों ने अपना संविधान में लिखी, एक एक अनुच्छेद को उसमें लिखा गया, एक एक बात को अपन ने उसमें यानी कि समाहित किया है। अब देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान यानी कि जो लिखा हुआ होता है, जिसके प्रावधान लिखे हुए, लिखा हुआ हो, जो लिखा हुआ हो। अलिखित का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ नहीं हो, जो लिखा हुआ नहीं हो। अब देखो, यदि भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लिखित में आएगा। भारत का संविधान किस में आएगा? लिखित के अंदर आएगा, क्योंकि अपन ने किताब बना दी है, सारा लिख लिया उसके अंदर। और यदि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर अलिखित संविधान है, यानी कि यह परंपराओं पर चलता है। किस पर चलता है? परंपराओं पर चलता है। वहां पर लिखे हुए नहीं है प्रावधान कि भाई इस अनुच्छेद के अंदर ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें, वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आगे अगर हम बात करें, अब देखिए, ये आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। भारत का सबसे लंबा व लिखित संविधान इसको कहा जाता है, विश्व का सबसे लंबा संविधान इसको कहा जाता है। अगले बिंदु पर अगर अपन चर्चा करें, तो मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा एक तरफ हो जाता हूं। आगे देखिए, अगले बिंदु पर अपन चर्चा करें तो वह है विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब यह होता है कि भारत के संविधान को विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छांट करके, उनके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो अपन को अच्छी लगी, उनको अपन यहां पर लेकर आ गए। उनको यहाँ क्यों लेकर आ गए? कि अपन को लगा कि यार इस देश की बात ये अच्छी है, तो अपन के भारत के अंदर यानी कि क्या पता ये जो शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चलाने के अंदर एक महत्वपूर्ण पायदान सिद्ध हो सकती है। तो अपन ने नागरिकों के लिए भी अच्छी अच्छी जो चीजें थी विश्व से, वो भी लेकर आए। जैसे देखिए, अपन ने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अपन ने अमेरिका से ले लिए। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वो अपन ने आयरलैंड से लेकर आ गए। अपनी जो संघात्मक व्यवस्था है कि भाई संघ की अलग सरकार होगी, राज्यों की अलग सरकार होगी, ये संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा, ये अपन जो है संघात्मक व्यवस्था की चीज यानी कि कनाडा से लेकर आ गए। है या नहीं? अपन के जो राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, सबकी चर्चा करेंगे अपन, उनको अपन यानी कि आइलैंड से लेकर आ गए थे। आपातकालीन प्रावधान अपन दूसरे देश से लाए। मूल कर्तव्य अपन यानी कि रूस से लेकर आ गए थे। संविधान संशोधन अपन साउथ अफ्रीका चले गए लाने के लिए। तो ऐसा करते हुए भारत के संविधान के अंदर जो पॉइंट हैं, उन सबको अपन ने अलग अलग देशों से लिया है। क्या अपन ने पूरा संविधान दूसरे देशों से ही लिया है क्या? आपके दिमाग में यह भी तो प्रश्न आया होगा। नहीं। एक भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ही बड़ा हिस्सा अपन ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, एक्ट, जब अंग्रेज अपने ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने जो एक्ट बनाया था उस समय जो एक्ट बना 1935 का भारत शासन अधिनियम, उससे अपन ने अनेक सारी चीजें ली थी। जैसे लोक सेवा आयोग वगैरह हैं, ये सारे अपन ने वहीं से लिए थे। अब देखिए, ये जो टॉपिक हैं, भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि ये इसको विभिन्न देशों से लिया गया है, विभिन्न देशों से लिया गया है। और अपन ने मान लो विभिन्न देशों से लिया, तो कई जनों ने कहा भाई ये तो उधार का थैला है या नहीं है? कहेंगे। देखिए, यदि एक चीज पक्ष में होगी तो दूसरी भी पक्ष में होगी। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ उसमें अच्छाइयाँ देखते हैं, कुछ उसमें कमियां निकालेंगे। अच्छाई ये थी कि अपन को जो अच्छा लगा वो अपन लेकर आ गए।
अब जो कमियां निकालने वाले थे तो उन्होंने कहा भाई नहीं, भारत का संविधान तो ऐसा है कि ये तो पूरा उधार का थैला है, ये तो दूसरों से लेकर आ गए पूरा का पूरा, दूसरे देशों की कॉपी कर ली इन्होंने। 1935 का जो एक्ट था उसकी कॉपी कर ली। देखिए अपन ने 1935 के एक्ट की पूरी कॉपी नहीं की। जो संविधान निर्माता अपने थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने उसमें से जो सारभूत चीज थी उसको, यानी कि वर्तमान समय के अंदर, यानी कि जब संविधान बना उस समय की बात करें तो उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर उस चीजों को लिया, उनमें कुछ संशोधन भी किया। ऐसे नहीं है कि जैसे जैसे ले लिया। दूसरी चीज, दूसरे देशों से लेकर आए, वे उनमें भी कुछ संशोधन करते हुए अपन ने अपनाया था। विभिन्न देशों से इसको लिया गया है। और देखिए इसको उधार का थैला भी कहा कई जनों ने। तो फिर संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि आप इसको उधार का थैला कैसे कर सकते हैं, ये कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि यह साहित्यिक चोरी नहीं है। तो किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह साहित्यिक चोरी नहीं है, साहित्यिक चोरी नहीं है। देखिए इस पॉइंट को लेकर के अपना एक पूरा अलग से वीडियो बनेगा। वो होगा भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कौन कौन सी चीजें कहां से ली, तो एक एक बिंदु पर अपन वहां पर उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए अपन ने जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिए हैं अपन ने अमेरिका से। कहां से लिए हैं? अमेरिका से। दो चार चीजें मैं आपको यहाँ पर याद करवा देता हूँ, बाकी अपन सारी चीजें एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व अपन ने आयरलैंड से लिए थे। आगे देखिए अपन ने जो सरकार के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे अपना मंत्रिमंडल है, जो विधायिका हैं, कार्यपालिका हैं, इन चीजों को अपन ने ब्रिटेन से लिया है। जो अपन ने संसदीय रूप की जो चीजें हैं, संसदीय प्रावधान, ये सारे कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं ब्रिटेन से। संघात्मक व्यवस्था जो है अपन ने कनाडा से ली है। संघात्मक व्यवस्था ये लिए हैं अपन ने कनाडा से। तो ऐसे अनेक प्रावधान है जिनकी अपन विस्तृत चर्चा एक अलग से वीडियो में करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको यदि मैटर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अलग से जो आगे से अपन के वीडियो वगैरह जो भी पोस्ट आएगी उसकी जानकारी आपको मिल सके। अब देखिए एक अगला जो पॉइंट है वो है नम्यता व अनम्यता का समन्वय। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि सर ये नम्यता क्या होती है और अनम्यता क्या होती है। नम्यता का मतलब होता है नरम, नरम यानी कि लचीला, इसको अपन कह सकते हैं लचीला। और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो रबड़ की भांति भी है, नम्य यानी कि जो सरल है या फिर लचीला है, और पत्थर की भांति ये कठोर भी है। वो कैसे सर? उसके बारे में यदि अपन देखें तो देखिए भारत के संविधान जब बना तो उसके अंदर दो प्रावधान रखे गए थे कि भाई अपन ने मान लो संविधान बना दिया, उस परिस्थिति में बनाया जब संविधान बना उस समय अपन लागू किया वो 26 जनवरी 1950 की तारीख, और उस समय की परिस्थितियों को देख करके अपन ने संविधान बनाया कि उस समय कैसी स्थिति भारत की थी। उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन अपन जानते हैं कि समय के अनुसार उन सब चीजों में परिवर्तन होना जरूरी है, अपन को भी होना पड़ता है। समय के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो दुनिया से आप पीछे रह जाओगे, दुनिया गिनेगी ही नहीं है आपको। आज आधुनिक जमाना है, पहले अपन क्लास में बैठ करके बोर्ड पर पढ़ते थे, आज अपन ऑनलाइन यानी कि बातचीत कर रहे हैं। ये क्या है? समय के अनुसार अपन ने परिवर्तन किया है। वैसे के वैसे भारत के संविधान में भी समय अनुसार परिवर्तन करने के लिए इसमें एक संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया। क्या कुछ चीजें जो अब काम की नहीं है अपन समय के अनुसार उनको हटाते जाएंगे, और जो नई चीजें अपन को जोड़नी होगी वो अपन संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ देंगे। अब मेन मुद्दा आ गया कि भाई सर ये संविधान संशोधन कैसे करेंगे अपन, तो इसका इससे क्या ताल्लुक है? तो मैं बता देता हूं कि भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करने के दो तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप सामान्य रूप से संशोधन कर सकते हैं, सामान्य रूप से। सामान्य रूप से कैसे भाई? जैसे कोई भी कानून प्रावधान करना है तो आप संसद के अंदर सामान्य बहुमत के द्वारा, संसद में सामान्य
बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। सर, ये कठोर का क्या मतलब होता है? कठोर का मतलब होता है कि आप सामान्य बहुमत से संशोधन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सर, वो प्रक्रिया कैसी है? तो वो प्रक्रिया है कि भाई उसके अंदर अपन ने थोड़े विशेष प्रावधान कर दिए हैं। उसमें कैसे प्रावधान कर दिए हैं? विशेष प्रावधान कर दिए हैं। यानी कि ये इनका उल्लेख है अनुच्छेद 368 के अंदर। संविधान संशोधन के तहत ये 2 प्रावधान होते हैं। अब देखिए, 2 प्रावधान कैसे? एक तो है विशेष बहुमत द्वारा। देखो, ये तो हो गया सामान्य बहुमत द्वारा। एक होता है विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत क्या होता है सर? विशेष बहुमत के अंदर देखिए, विशेष बहुमत की बात करें तो इसके अंदर संसद के जो 2 सदन हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अपन की जो भारतीय संसद है, उसके 2 सदन हैं। एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। यदि सदनों की बात करें तो 2 आएंगे, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। यदि संसद के जो कितने अंग हैं, अंग पूछे, तो वो 3 करने हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक हो जाएंगे राष्ट्रपति। देखिए, जब भी कोई भी संविधान संशोधन करना होगा, तो इन दोनों सदनों से उसको पारित करना पड़ेगा। पारित कैसे करेंगे? सर, एक तो सामान्य बहुमत से कर देंगे, यानी कि 50% प्लस 1। वो अपन देख लेंगे कि भाई जितने सदस्य हैं उनमें से 50% से ज्यादा जो सदस्यों ने यदि उसमें पक्ष में वोट दे दिया है तो वो हो गया। ये हो गया सामान्य तरीके से, यानी कि लचीला। ये लचीलेपन का है। अब कठोर की बात करें तो इसके अंदर विशेष बहुमत, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के अंदर उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। कितना? दोनों सदनों के, दोनों सदनों में अलग अलग, अलग अलग गिनना, हाँ भाई, अलग अलग उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और एक प्रावधान और जोड़ा कि वो है कि एक तो यानी कि अलग अलग सदन है, उनके अंदर उपस्थित जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत निकालना पड़ेगा आपको। मान लीजिए लोकसभा के अंदर 545 में से मान लो 500 सदस्य उपस्थित है, तो 500 सदस्यों का 2/3 बहुमत निकालना। राज्यसभा के अंदर मान लो 200 सदस्य उपस्थित है, तो 200 सदस्यों का 2/3 बहुमत निकालना है या नहीं है? तो वो 2/3 बहुमत वो निकालना। दूसरी चीज, दोनों सदनों के अंदर जो मतदान करने वाले हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत हो गया। इसके अलावा कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, ये भी अलग अलग सदन के अंदर गिनना है। आपको इतना ध्यान नहीं रखना, ये अपन जब संसद पढ़ेंगे उसके अंदर विस्तार से देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि लचीलेपन का मतलब होता है कि अपन सामान्य रूप से उसमें संशोधन कर सकते हैं, और कठोर का मतलब होता है कि उसके अंदर संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो मैं विशेष बहुमत हो गया, एक हो गया अति विशेष बहुमत, जिसके अंदर एक हो गया अति विशेष बहुमत। अति विशेष बहुमत क्या है? तो देखिए, अति विशेष बहुमत के अंदर इस विशेष बहुमत को तो अपना ही जाता है, ये प्रक्रिया को अपनाएंगे, विशेष बहुमत वाली विशेष बहुमत की प्रक्रिया को तो अपनाएंगे। साथ के अंदर आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्यों का क्या लेना पड़ेगा? समर्थन लेना पड़ेगा। अधिक राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। ये दूसरी प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल टॉपिक है, ज्यादा इसको बर्डन नहीं लेना है। एक बार वापस देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान को लचीले और कठोर का यानी कि समन्वय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपन संशोधन एक तो सरल तरीके से कर सकते हैं, सामान्य बहुमत के द्वारा, और एक जो है वो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत यानी कि इसीलिए इसको कठोर संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत के अंदर सदनों का 2/3 यानी कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं वो आ जाएंगे, और इसके अलावा जो दोनों सदनों की जो टोटल सदस्यों का बहुमत आ जाएगा। इसके अलावा एक जो ये प्रक्रिया अपनाने के साथ साथ आधे राज्यों की अपन सहमति भी लेंगे, इसीलिए इसको कठोर संविधान कहा गया है। अब देखिए, ये 368 के अंदर यानी कि इन दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख है 368 के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाले का लेना हो तो इसका भी ले लीजिए एक बार। अब देखिए, चौथे पॉइंट की बात करें तो एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था।
एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का मतलब होता है, पहले तो आपको दो शब्द अलग अलग है इसमें, एकात्मक संविधान और एक होता है संघीय व्यवस्था। एकात्मक और संघीय दोनों अलग अलग हैं। एकात्मक का मतलब होता है कि राज्यों की सरकारें उसमें नहीं होती हैं, पूरे देश की एक ही सरकार होती है, राज्यों को अलग से शक्तियां नहीं दी जाती। जैसे कि अपन बात करें ब्रिटेन के अंदर, वहां पर एकात्मक संविधान है, पूरे केंद्र की एक ही सरकार होती है, पूरे देश की, केवल राज्यों की उसमें सरकारें नहीं होती हैं। तो एकात्मकता की अलग से बात करेंगे और संघीय की अलग बात करेंगे। संघीय के अंदर देखो तो इसके अंदर यानी कि केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकार होती है। यानी कि अपन इन शब्द पर चलें तो इस शब्द का अर्थ होता है कि संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकार होती है, अलग अलग सरकार होती है। संघीय व्यवस्था के अंदर ये मान लीजिए अपना भारत देश है, ये राज्य हैं इसके अंदर, इनकी अलग सरकारें होगी, और ये अपना देश है पूरा, तो इसकी वो पूरी अलग सरकार होगी, जैसे भारत के अंदर वर्तमान के अंदर है। अब देखिए, केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय सरकार के अंदर हमेशा लिखित संविधान होगा। कैसा संविधान होगा? लिखित संविधान होगा। संविधान के अंदर सारी चीजें लिख ली कि भाई केंद्र को ये चीजें देनी है, राज्य को ये चीजें देनी है, कोई भी इनके मध्य विवाद नहीं करे, सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया। लिखित संविधान होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगी, सर्वोच्च संविधान, संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान को यहाँ पर सर्वोच्च माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि संघीय व्यवस्था के अंदर न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होगी। वहां पर आप न्यायपालिका के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये आगे एक पॉइंट आएगा, अपन उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भाई स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है। तो इन सारी चीजों को देखें तो लगता है कि ये संघीय व्यवस्था की जो जो विशेषताएं हैं। अब आपके सामने आ गया सर एकात्मक। एकात्मक का मतलब क्या होता है? एकात्मक का मतलब होता है कि पूरे देश की एक ही सरकार होती है, सरकारों का नीचे के हिस्से में बंटवारा नहीं होता है। तो उसकी विशेषताओं की बात करें तो एकात्मकता के अंदर देखिए, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये एकात्मकता की विशेषता है। यानी पूरे देश की एक ही नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती, एकल नागरिकता। इसके अलावा देखिए, एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, न्यायपालिका का एक ही स्तर होता है पूरा, उसमें अलग अलग हिस्से नहीं होते, एकल न्यायपालिका। अब देखिए, इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, यदि अपन बात करें तो भारत भी वैसे तो भारत संघीय है, लेकिन एकात्मकता का उसके अंदर अंश है। क्यों? अब केंद्र की सरकार अलग चल रही है, राज्यों की सरकार अलग चल रही है। मान लो राज्य की सरकार ने सही तरीके से काम नहीं किया, तो वहां पर आपातकाल लग जाएगा, और आपातकाल लगते ही आपको पता है कि जो राज्य का जो सरकार का जो उस पर कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का हो जाता है। या देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, सारी सरकारों को इधर उधर कर दिया, और पूरी केंद्र की सरकार ने पूरे देश पर यानी कि अपना शासन स्थापित किया। तो बताओ, ये जो जब आपातकाल लगा तो पूरे देश का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। तो शासन व्यवस्था संघात्मक से एकात्मक हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो पूरे जो कंट्रोल सिस्टम है वो केंद्र सरकार के पास चला गया। यानी आपातकाल के अंदर जो आपातकाल जो है वो एकात्मकता का प्रावधान है, एकात्मकता वाले का है। अब देखिए, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली होती है हमेशा एकात्मक के अंदर। यहाँ पर केंद्र सरकार ही तो राज्यपालों की नियुक्ति करती है अलग अलग राज्यों के अंदर, और जो वहां से निर्देश मिलते हैं वो राज्यपाल राज्य के अंदर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा देखो, अखिल भारतीय सेवाएं, जो यूपीएससी के थ्रू जो भर्ती परीक्षा होती है, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, ये सारी सेवाएं किस में आती है? ये एकात्मकता के तहत है। यानी कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ये काम तो वैसे राज्य के लिए करते हैं, लेकिन नियुक्ति इनकी कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। इनको हटा कौन सकती है? केंद्र सरकार हटाएगी। यानी कि राज्य के अंदर किसका हस्तक्षेप हो गया? केंद्र का हस्तक्षेप हो गया। तो ये एकल संविधान का प्रावधान है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी क्या है? एकात्मकता का प्रावधान है।
अब देखिए, ये जो विशेषताएँ हैं, ये देश को एकात्मकता की ओर लेकर जाती है, यानी कि पूरा हिस्सा एक सरकार के हाथ में लाती हैं। लेकिन जो ये विशेषताएँ हैं, ये सरकारों को 2 भागों में बाँट देती है कि भई केंद्र तुम्हारा काम करो, राज्य तुम्हारा काम करेगा। राज्य अपना काम करेगा। अलग-अलग कर दिया इनको। लेकिन इसमें जो है, ये देश को एक तरफ ले जा रहे हैं कि सारी चीज़ें, शक्तियाँ एक तरफ जा रही हैं। अब समस्या पैदा हो गई कि भारत को किसमें रखें? भारत को संघात्मक वाले के अंदर रखें या फिर एकात्मकता में रखें? या भारत के अंदर ऐसा कर दें कि भई राज्यों की सरकारें होगी नहीं, स्थानीय सरकारें होगी नहीं, अपन क्या करेंगे, केंद्र की एक सरकार बनाएँगे, वही पूरे भारत पे कंट्रोल करेगी। ये संभव नहीं था। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये संभव क्यों नहीं था? दूसरे देशों में भी तो है, ब्रिटेन के अंदर है भई एकल संविधान है, वहाँ पर बोले तो एकल ही है, एकात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ अपने यहाँ संभव क्यों नहीं है? अपने यहाँ संभव इसीलिए नहीं है कि इसमें 2-3 चीज़ें अपने लिए एक रोड़ा बन रही थी। वो थी एक तो भारत का विशाल आकार, जो अपना जो भारत है, ये विश्व के अंदर बड़े देशों के अंदर गिना जाता है। इसकी विस्तृत जो जनसंख्या है, अब अपन कोशिश भारतीयों की पूरी है कि 1 नंबर पर आ जाएँ जनसंख्या के अंदर, और वो आ जाएँगे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि देखें तो अपन सेकंड नंबर पर थे। लेकिन अगली जो जनगणना अब 26-27 के अंदर होने जा रही है, उसमें ऐसा विश्वास है कि आ भी जाएँगे। है या नहीं है? तो इतनी जनसंख्या को सँभालना एकात्मक सरकार के भरोसे संभव नहीं है। इसीलिए अपन ने सरकार अलग-अलग बना दी। केंद्र को कहा भई तुम पूरे देश का ध्यान रखना, और उसके अंदर राज्यों को अलग-अलग सरकार दे दी, भई अपने-अपने राज्य का ध्यान रखो, कोई समस्या आ जाए तो हमें बता दीजिए केंद्र सरकार वालों को। है नहीं है? कुछ विषय उन्होंने रख दिए। सूचियाँ बना दी अलग-अलग राज्यों को अलग सूचियाँ दे दी, केंद्र को अलग सूचियाँ दे दी। ये भी पढ़ा था अपन ने अनुसूचियों वाले टॉपिक के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर न तो पूर्ण रूप से एकात्मक व्यवस्था थी, बोले तो संभव थी, न ही पूर्ण रूप से संघात्मक। अब पूर्ण रूप से संघात्मक कैसे? यदि अपन अलग-अलग कर देंगे, तो कोई यानी कि राज्य जो है वो देश से अलग होने की कोशिश करेगा। क्या नहीं भई हम तो अपना अलग बनाएँगे, है या नहीं है? तो उसको भी जोड़े रखना ज़रूरी था। अपने प्रस्तावना में लिखा हुआ अखंडता शब्द, तो अखंडता को साकार रूप देने के लिए केंद्र का थोड़ा बहुत कंट्रोल भी ज़रूरी था। है या नहीं? उसी लिए भारत के जो संविधान विशेषज्ञ थे, संविधान निर्माता थे, उन बुद्धिजीवी वर्ग ने एक बहुत ही बढ़िया पहल की और इन दोनों चीज़ों का, एकात्मकता का और संघात्मकता का, इन दोनों चीज़ों का क्या कर दिया? मिश्रण कर दिया। कुछ चीज़ें एकात्मकता से ले ली और कुछ चीज़ें संघात्मकता से ले ली। अब यदि भारतीय संविधान में देखो, अखिल भारतीय नियुक्तियाँ, ये अपने हैं। इधर स्वतंत्र न्यायपालिका भी अपने हैं। शक्तियों का विभाजन अपने अंदर किया गया है, केंद्र को सूचियों के माध्यम से कर दिया। इधर एकल नागरिकता अपने हैं, अपने देश में दोहरी नागरिकता नहीं है। यदि आप अमेरिका जाओगे तो वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अपन पढ़ेंगे आगे, एक अपनी विशेषता है एकल नागरिकता इसी के अंदर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत के अंदर, कि भारत में इन दोनों का, इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है, इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है भारतीय संविधान के अंदर। कई बार आपको पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में शामिल की गई है, कौन सी एकात्मक है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए अपन ने दोनों को मिक्स करके दोनों दोनों चीजों को अपन ने भारत के संविधान में ले लिया। तो उस समय एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था केसी वियर। उन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो न तो संघात्मक है, न ही एकात्मक है, बल्कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक है। देखिए, केसी वियर, नोट डाल के लिखना है आपको, केसी वियर, ये कई बार सवाल पूछा गया है। केसी वियर ने कहा था कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं तो थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपकी जो चीजें हैं, जो भी समस्या है, या फिर आपको किन चीजों का बोले तो कोई चीज अच्छी लग रही है और कौन कौन से आप सुझाव देना चाहते हैं, तो वो सारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। और एक लाइक का बटन है उस पर भी दबा दें, वीडियो यदि पसंद आया है तो। आगे देखिए, भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक। भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था, ये कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना केसी वियर ने। अब देखिए, जो मॉरिस जोन्स थे, उन्होंने भी भारत के संविधान को कहा था कि भाई ये भी यानी कि दोनों संविधानों का मिश्रण है। ये भी क्या है, दोनों संविधानों का
मिश्रण है। आपको केवल एक चीज याद रखनी है, केसी वियर्की के भारत का संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अगली जो विशेषता है वो है भारत का संविधान, भारत का संसदीय रूप यानी कि विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। देखिए, संघात्मक व्यवस्था अलग होती है और जो संसदीय रूप है वो अलग होता है। संसदीय रूप का मतलब हो गया कि अपनी जो भारत की संसद है, जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है, इसके दो पार्ट अपने अभी देखे थे, लोकसभा और राज्यसभा। इसके एक अंग होते हैं राष्ट्रपति, तीन तो अंग होते हैं और दो इसके भाग हैं, दो हिस्से हैं इसके, लोकसभा और राज्यसभा। अंग की बात करें तो इसके तीन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए, भारत के अंदर यदि बात करें, अमेरिका से तुलना करें अपन, सीधा सा चले अपन अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर संसदीय व्यवस्था नहीं है, वहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को चुना गया है। तो सर, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि वहां का जो राष्ट्रपति होगा वो संसद से बिल्कुल अलग होगा। वहां की जो संसद होगी, उसके जो मंत्रिमंडल होगा, उसका और संसद का कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब मैं देखो, भारत के अंदर जो मंत्री होंगे वो क्या होंगे? संसद के सदस्य होंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो मंत्री हैं वो संसद के सदस्य नहीं है। उनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बनाता है। उसको अच्छा लगा कि भाई ये फलाना व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा काम करेगा, तो उनको क्या कर दिया? मंत्री बना दिया। राष्ट्रपति के आप भी सगे संबंधी होते तो वो आपको भी बना सकते थे अमेरिका के अंदर। हाँ, भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत के अंदर जो संसद है, भारत के अंदर जो संसद है, संसद के सदस्य वही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आया होगा, सर मान लो मैं मंत्री नहीं हूं, मान लो मैं संसद का सदस्य नहीं हूं, तो क्या मैं मंत्री बन सकता हूं? बिल्कुल। ये अपन जब संसद पढ़ेंगे उसके अंदर अपने आएगा, मंत्री परिषद के अंदर। क्या भाई, कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने हुए भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये अपन वैसे वहां पढ़ेंगे, इसके साथ थोड़ा मैंने बता दिया है। तो देखिए, भारत के अंदर संसदीय रूप है। आपको मैं एक बार बता देता हूं कि एक तो होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और एक होती है संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक के अंदर क्या होता है? अध्यक्षात्मक के अंदर जो विधायिका, विधायिका और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका है, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का जो संबंध है वो नहीं पाया जाता है। अब आपके सर दिमाग में आया होगा कि सर ये विधायिका और कार्यपालिका क्या है? तो मैं बता देता हूँ। विधायिका का मतलब होता है ये कानून बनाने वाली संस्था है, यानी कि विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, और जो कार्यपालिका है उन कानूनों को लागू करती है। और एक शब्द सुना होगा, न्यायपालिका। यदि इन दोनों ने गलत काम कर दिया, इन्होंने गलत कानून बना दिया, इन्होंने गलत तरीके से लागू कर दिया, तो फिर न्यायपालिका उसमें संशोधन कर सकती है या उसको हटा सकती है। ये हो गए सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। है नहीं है? अपन बात करें विधायिका की, यानी कि जो कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका यानी कि जो कानून को लागू करते हैं। विधायिका में कौन आता है? सांसद वगैरह, विधायक वगैरह आते हैं, जो अपन चुन करके भेजते हैं, वो सारे कानून बनाते हैं। कार्यपालिका के अंदर अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह वो आ जाता है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है? ये जो अध्यक्षात्मक जहां पर व्यवस्था होती है ना, वहां पर विधायिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है। इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये ऐसी व्यवस्था कहां पर है? तो ऐसी व्यवस्था अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर है। भारत में ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब अपन चले संसदात्मक की ओर। संसदात्मक में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका में, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सर ऐसी व्यवस्था कहाँ है? तो ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर है। कैसे? ये जो संसद के सदस्य होंगे, जिनको अपन चुन करके भेजते हैं, एमपी, सांसद कहते हैं अपन उनको। जब संसद के सदस्य जब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होते हैं, इनको अपन चुन करके भेज दिया, तो सारे जो सदस्य हैं, संसद के जो सारे सदस्य जो अपने लिए कानून बनाते हैं, वो क्या है? विधायिका है। संसद के सारे सदस्य जिनको अपन ने चुन करके भेजा है, वो सारी क्या है? विधायिका। राज्यों के अंदर भी होती है।
राज्यों के अंदर अपन जो विधायकों को चुन करके भेजते हैं, मान लो राजस्थान के अंदर 200 एमएलए है, 200 विधायक हैं, वो सारे विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, तो वो क्या हो गई, विधायिका। जो ये इनमें जो बैठते हैं वो सारे सदस्य क्या हो गई, वो हो गई विधायिका। और विधायिका में से ही कुछ सदस्यों को, जिनकी सरकार बनी है, जिनका बहुमत आया है, जिनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, आधे से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, उनको अपन उनमें से क्या बना देंगे, कार्यपालिका बना देंगे। कुछ को, एक को पीएम बनाएंगे, प्रधानमंत्री, और कुछ को क्या बना देंगे, मंत्री बना देंगे। ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं ना, ये कार्यपालिका कहलाते हैं। ध्यान रखना, संसद के सारे सदस्य विधायिका हैं और विधायिका में से ही कार्यपालिका को बनाया जाता है। इसीलिए ये जो कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री, ये हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे कि नहीं होंगे, इसके प्रति उत्तरदायी होंगे। इनमें घनिष्ठ संबंध है, ये इससे अलग नहीं हो सकते। मान लो इन्होंने संसद सदस्य नहीं रहे, संसद के सदस्य नहीं रहे, तो अधिकतम मैंने बताया था 6 माह तक ही वो मंत्री रह सकते हैं, उसके बाद में त्याग पत्र देना पड़ेगा उनको। उनके बाद में क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसमें अपन ने अलग चीज देखी थी, इसमें मंत्रियों को संसद से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अलग हैं, ये बिल्कुल अलग है। ये इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके नहीं करेंगे, उधर राष्ट्रपति की इच्छा चलेगी। इसमें दो प्रकार की सरकारें होती है अपने, दो प्रकार की सरकारें होती हैं। जैसे एक तो होती है, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति, और एक होते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर राष्ट्रपति जी होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, और ये जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी शक्तियां ज्यादा है भारत के अंदर। तो इसीलिए भारत की जो सरकार है उसको मंत्रिपरिषदीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या प्रधानमंत्री सरकार भी कह चुके हैं अपन, है या नहीं। तो आपको देखिए, अब सामान्य रूप से आपको मैं वापस बताऊं तो एक तो होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, एक होती है संसदात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर विधायिका यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं, और जो उस कानूनों को लागू करने वाली जो कार्यपालिका है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें कोई संबंध नहीं होता। जैसे अमेरिका के अंदर मंत्रियों का संसद के कोई संबंध नहीं है। बात करें संसदात्मक व्यवस्था की, तो इसमें विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका में से ही चुनी जाती है, और ये जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति यानी कि जो संसद के प्रति ये उत्तरदायी होती है। और इसमें प्रधानमंत्री सरकार भी कह सकते हैं, मंत्रिमंडल सरकार भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री इसमें वास्तविक ये जो शक्तियां होती हैं, देखिए यदि संवैधानिक रूप से देखें तो ये प्रमुख हैं, और यदि वास्तविक रूप से अपन देखें तो ये प्रमुख हैं, शक्तियां इनके पास ज्यादा है। लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रमुख बनाया गया है। ये सारे आपस में मिले जुले हुए हैं, यानी कि गठबंधन है, आपस के अंदर संबंध है इनके, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसलिए भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए, अगली विशेषताएं संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत के अंदर देखिए संसदीय संप्रभुता क्या होती है। सबसे पहले तो शब्दों को समझना जरूरी है। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है कि जहां पर संसद क्या होती है, सर्वोच्च होती है। संसद ने जो बोल दिया वो फाइनल है, उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। जैसे ब्रिटेन के अंदर, जैसे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में संसद ने जो कह दिया, यानी कि एक डिलोमे हुए थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की संसद यदि किसी को पुरुष और पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। संसद को पूर्ण अधिकार है, वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, संसद ने कर दिया वो फाइनल है। तो संसदीय संप्रभुता के मतलब हो गया संसदीय संप्रभुता, ये ब्रिटेन के अंदर है। अब देखिए, एक होता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब होता है कि जहां पर न्यायपालिका ने जो कर दिया, जहां पर न्यायपालिका ने जो कर दिया, न्यायपालिका क्या होती है, यहाँ पर सर्वोच्च होती है। जैसे अमेरिका के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर, वहां न्यायपालिका ने फाइनल जो कर दिया वो फाइनल है, न्यायिक सर्वोच्चता है वहां पर। लेकिन भारत के अंदर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाए गए हैं, इनसे भी अलग हैं अपने। अपने यहाँ पर दोनों के मिश्रण को अपनाया गया है। भारत के अंदर दोनों का मिश्रण, यहाँ पर न तो संसदीय संप्रभुता है, न ही न्यायिक सर्वोच्चता है, दोनों के समन्वय को यहाँ पर अपनाया गया है। समन्वय का मतलब, यहाँ पर मान लो संसद ने कुछ काम कर दिया और उसने गलत संविधान बना दिया, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।
है या नहीं है? और मान लो न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया और वो थोड़ा सरकार को सही नहीं लगा, तो सरकार उसके विरोध में दूसरा कानून पारित करके उस कानून को लागू कर सकती है। संसद लागू कर सकती है, उसको कानून बनाती है। कई बार जो सुप्रीम कोर्ट या फिर अपने जो न्यायपालिका है वो डिसीजन देती है, तो उस डिसीजन को विरोध के अंदर भी कई बार ये कानून बना देते हैं, फिर वापस विवाद का मामला पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर न तो न्यायिक सर्वोच्चता है, ना ही संसदीय संप्रभुता है। इन दोनों के मिश्रण को भारत के अंदर अपनाया गया है। ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए, ये आपके हो गया। अगला पॉइंट देखिए, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि भारत के अंदर एकीकृत, देखिए एकीकृत का मतलब ये भारत के अंदर ये न्यायिक ढांचा है। यहां पर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यहां पर हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। और नीचे अधीनस्थ न्यायालय आ गए अपने। यहां पर कोई केस गया, आपको ये मामला यदि उसका डिसीजन पसंद नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर आप खुश नहीं है न्याय से, तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये एकीकृत ढांचा है, एक के ऊपर एक। आ गई बात समझ में? देखिए, एकीकृत के अंदर सारा जुड़ा हुआ है मामला, ये इससे जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़े हुए हैं, और इसका जो डिसीजन होगा वो इन सबको मानना पड़ेगा। ऊपर वाले का डिसीजन नीचे वालों को मानना पड़ेगा। आगे देखिए, एक होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि आप न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारत के अंदर यही प्रावधान है, संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश, उनकी जो सेवा शर्तें होगी, सेवा शर्तें जो होंगी वो निश्चित होंगी। उनके अंदर आप बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते। उनके कार्यों के अंदर, कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते न्यायपालिका के। ये न्यायपालिका अपना सुप्रीम कोर्ट, और ये न्याय का प्रतीक है। आप जो न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इनको लेकर के आप जो न्यायपालिका है, न्यायाधीश है, इनके आचरण को लेकर, सॉरी, न्यायाधीशों के आचरण को लेकर आप संसद के अंदर, संसद में चर्चा नहीं कर सकते। आचरण को लेकर आप संसद में चर्चा नहीं कर सकते। न्यायिक अवमानना यदि आप करते हैं न्यायपालिका की, तो आपको दंड दिया जा सकता है। न्यायिक अवमानना पर दंड देने का प्रावधान भी है। न्यायपालिका के डिसीजन को आपने नहीं माना, न्यायिक अवमानना, तो आपको क्या प्रावधान है? दंड देने का भी प्रावधान है। दंड देने का प्रावधान है, न्यायपालिका दंड दे सकती है आपको। तो इस प्रकार के पूरी स्वतंत्र रखा गया है इसको। ये विधायिका है, कार्यपालिका है, इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। विधायिका, कार्यपालिका, ये क्या करती है? कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं, कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती इसके। न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करती रहेगी, उनके कार्यों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो एकीकृत न्यायपालिका आपको समझ में आ गई, और स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सर, मौलिक अधिकार है कितने? तो ये देखिए, मौलिक अधिकार अपन ने अमेरिका से लिए हैं वैसे तो। और मौलिक अधिकार अपने यदि मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो उसके अंदर 6 हैं। क्या सर, ये एक कहाँ गायब हो गया? तो ये एक जो है, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। सर, वो हटाया जो कौन सा था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। सर, वो कौन से अनुच्छेद में था? तो मौलिक अधिकारों के अंदर एक अनुच्छेद आता है 31, उसके अंदर था। इसको मौलिक अधिकारों से हटा करके क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। भाग 12 के अंदर, अनुच्छेद 300 के अंदर, 300 का याद रखना। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, मूल में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इन मौलिक अधिकारों को मैं ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकारों का पूरा अलग से अपने टॉपिक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, और हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वहां अपन इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से, जैसे समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, ये शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार क्या होता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर अपन जो रिटे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे जहां से सवाल बनते हैं। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है, ये भी एक बड़ी विशेषता है। और नीति निर्देशक तत्वों को अपन ने आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व यानी कि मौलिक अधिकार तो अपने अधिकार हो गई, और नीति निर्देशक तत्व के अंदर हो गई भाई सरकार क्या क्या करेगी, सरकार जनता के लिए क्या क्या कार्य करेगी, वो सारे नीति निर्देशक तत्व हो गए। आगे बात समझ। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, ये भी भारतीय संविधान की बड़ी विशेषता है। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अपन ने लिए हैं सोवियत संघ से, यानी कि रूस से लिए हैं। आगे देखिए, रूस से लिए हैं सोवियत संघ से। यहां पर सोवियत संघ भी आ सकता है, तो ध्यान रखें सोवियत संघ, क्यों पहले सोवियत संघ ही था, बाद में इसका विभाजन हो जाता है और बाद में रूस अलग बन जाता है। तो सोवियत संघ से अपन ने मौलिक कर्तव्य लिए थे। मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार तो अपने अधिकार हो गई, जीवन के लिए अपने अधिकार। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश हो गई। मौलिक कर्तव्य अपने लिए दिशा निर्देश है कि अपन को देश के लिए क्या करना है। राष्ट्र का सम्मान करना है, राष्ट्र के जो है वो अखंडता को बनाए रखना है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना है, पशु पक्षियों को नहीं मारना है। ये सारे क्या है? अपने मौलिक कर्तव्य हैं। ये सारे क्या है? मौलिक कर्तव्य अपन ने यहां से लिए थे। यदि बात करें तो मूल संविधान के अंदर ये प्रश्न बनता है, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आपके दिमाग में आएगा सर इनको जोड़ा तो कैसे जोड़ा? तो एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि भाई ऐसा करो, आप इनको भारतीय संविधान के अंदर जोड़ दो। कितने जोड़ने के लिए? यानी कि उस समय अपने 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वर्तमान में तो 11 है। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो ये 11वां कौन सा है? तो 11वां अपन ने बाद में जोड़ा था, और वो था शिक्षा संबंधी अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो टोटली अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अगला देखिए, पंथ निरपेक्षता। जब अपन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी तो अपन ने उसमें स्पष्ट रूप से देखा था पंथ निरपेक्षता के बारे में, कि भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, और भारत जो है वो सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समानता का व्यवहार करेगा। भारत चाहेगा कि भाई सभी पंथ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, बंधुत्व की भावना के साथ रहें। यह है पंथ निरपेक्षता। सभी धर्मों को यहाँ पर मान्यता दी गई है, सभी धर्मों को बराबर रखा गया है। तो क्या सर अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही है क्या? नहीं। देखो, भारत में सभी धर्मों को मान्यता दी गई है, सबको बराबर रखा अपन ने और सबको सम्मान दिया है। लेकिन अमेरिका के अंदर जब संविधान बना तो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, यानी कि तुम्हारा धर्म है, तुम अपने लेवल पर उसको देखो। सरकार अलग होगी, सरकार के कार्य अलग होंगे, सरकार पूरा अलग है और आपका धर्म पूरा अलग है। वहां पर पूरा पूर्ण रूप से पृथक कर दिया दोनों चीजों को, एक इधर और एक इधर। लेकिन भारत के अंदर क्या किया? इन दोनों को साथ में रखा। सरकार को कहा भाई आप इन सभी धर्मों का ध्यान रखेंगे, किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देंगे, सभी धर्मों के साथ क्या करेंगे? आप समानता का व्यवहार करेंगे, सबको बराबर रखेंगे। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब हो गया कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सीधी सी परिभाषा, भारत का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, वह भारत सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा। भारत सभी के साथ, सभी पंथों के साथ, सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। ये अपन ने जब भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, प्रस्तावना के अंदर बहुत ही विस्तृत रूप से अपन ने पंथ निरपेक्षता को देखा था। अब देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया कि भाई भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनको मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, मत देने का अधिकार होना चाहिए। यदि वो देखो, राजनीतिक, अपन ने जब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ी थी उसमें पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
मैंने पढ़ाया था यहाँ पर, और उसके अंदर अपने वीडियो भी है, जो देखना चाहे पिछले वीडियो देख सकते हैं, सारी बहुत ही विस्तृत बातें वहां पर की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय यही है राजनीतिक, कि भाई जो भारत के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार हो, उनको क्या हो, वोट देने का अधिकार हो। ये देखो, ये ईवीएम मशीन है, इससे अपन वोट वगैरह देते हैं। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि क्या हो, 18 वर्ष से जो ऊपर है, 18 वर्ष से ऊपर जो भारत के नागरिक हैं, 18 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हैं उनको क्या हो भाई, वोट का अधिकार दिया गया है, वोट का अधिकार। क्या सर अपना संविधान लागू हुआ उस समय भी 18 वर्षीय प्रावधान था? नहीं, पहले कहा गया, जब अपन ने लिखा था कि जो 21 वर्ष के हैं, पूर्व के अंदर, पूर्व में क्या था, 21 वर्ष की जिनकी आयु हो चुकी है वो क्या देंगे, वोट देंगे। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त करके क्या कर दिया भाई, अपन ने 18वां संविधान संशोधन, जो 18 वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाले का ले लिया होगा शायद आपने, इसका भी ले लो और इसका भी ले लीजिए। अब है एकल नागरिकता। देखिए, भारत के अंदर यदि आप देखोगे तो भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान, अभी अपन ने पढ़ा था एकात्मक व्यवस्था, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि यहाँ पर केंद्र की और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं होगी। जैसे अपन देखते हैं अपना, कि भाई अपने भारत की नागरिकता है, मान लो एक तो मैं नागरिकता ले लूं भारत की और एक ले लूं राजस्थान की, या महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र की ले लो, बंगाल के हैं तो बंगाल की। नहीं, भारत के अंदर केवल एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है कि भाई पूरे जो भी नागरिक हैं सबकी एक ही नागरिकता होगी, वो है भारतीय नागरिकता। ये पासपोर्ट अपना बनता है ऐसे, भारतीय नागरिकता का। लेकिन अमेरिका के अंदर देखें तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। वैसे यदि संघात्मक के अंदर देखें तो दोहरी नागरिकता आती है, लेकिन भारत में एकात्मक को अपनाया है नागरिकता के मामले के अंदर। दोहरी नागरिकता अमेरिका के अंदर है, यानी कि वहां पर पूरे अमेरिका की अलग है और जो स्टेट है उनकी अलग नागरिकता होती है, दो दो नागरिकता है उनके पास। लेकिन अपने पास क्या है, अपने एकल नागरिकता के प्रावधान को ही अपनाए गए हैं। तो भारतीय संविधान की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के प्रावधान को, प्रावधान को अपनाया गया है। जहां पर भी कहा जाएंगे अपन भारतीय कहलाएंगे, कि भारतीय नागरिक हैं, पासपोर्ट भी अपना एक ही होता है। आगे देखिए, अगली विशेषता है स्वतंत्र निकाय। यहाँ पर भारत के अंदर जो निकाय हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको स्वतंत्र रखा गया है बिल्कुल। संविधान में स्पष्ट लिखा कि भाई जो निर्वाचन आयोग है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सारे कार्यालयों को क्या दे दी अपन ने, स्वतंत्रता दे दी। यानी कि जो अपना जो निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, इसको अपन ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया। जैसे लोक सेवा आयोग, ऐसे अनेक से निकाय हैं अपने, लोक सेवा आयोग, जैसे कैग, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबको क्या कर दिया अपन ने, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया। अगला देखिए, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आपातकालीन प्रावधानों को अपनाए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान का मतलब होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर आपातकालीन प्रावधान देखिए 3 प्रकार के भारतीय संविधान में लिए गए हैं। सर वो कौन कौन से हैं तीनों? तो अपन बात करें तीनों की तो देखिए, आपातकालीन प्रावधान 3 है भारत के अंदर। आपातकालीन प्रावधान में क्या होता है आपको पता है, अपन ने पढ़ा था अभी, एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। तो वैसे आपातकालीन जो प्रावधान है ये एकात्मकता की ओर झुकाव को दर्शाते हैं, यानी कि जो पूरे जो देश का कंट्रोल वो एक सिस्टम के हाथ में चला जाता है, एक सरकार के हाथ में चला जाता है, केंद्र के हाथ में। अब देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, आपने पढ़ा होगा और आगे भी आएगा ये। राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल। जो राज्य आपातकाल है इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। यहां से सवाल बनता है आपका, क्या भाई आपातकालीन प्रावधानों को लेकिन अनुच्छेदों के अंदर है, आपातकाल कितने प्रकार के लिए गए हैं भारत के अंदर, इन सभी के बारे में। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा है, इनका अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 352, 352, 356 और 360, इसका उल्लेख है 360 के अंदर, अनुच्छेद 360। तो तीनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, 52, 56 और 60, 352, 356 और 60, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल ये पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लगता है। अब आप पूछेंगे सर ये किस आधार पर लगता है? मान लो किसी देश के साथ अपना युद्ध हो गया, किसी देश ने अपने ऊपर आक्रमण कर दिया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया,
सशस्त्र विद्रोह, तो फिर देश के अंदर ये बड़ा आपातकाल लगता है। पूरी सरकार, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो पूरे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाते हैं, अपने राज्यों के हाथ में कुछ नहीं रहता यहाँ पर। तो देखिए, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह। सर ये सशस्त्र विद्रोह शब्द क्या है? तो सशस्त्र का मतलब सशस्त्र, शस्त्रों के साथ विद्रोह। देश के अंदर मान लो जो जनता है वो विद्रोह कर दे और साथ में अस्त्र शस्त्र लेकर आ जाए, मारना काटना शुरू कर दे, तो शस्त्रों के साथ किया गया विद्रोह सशस्त्र विद्रोह कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। अब देखिए, जो ये विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह शब्द तो बाद में जोड़ा था, इसके पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द भी था, आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। तो उसके बाद में जब अगली गवर्नमेंट, जब मोरारजी देसाई जी की आई थी, तो उन्होंने फिर आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसकी जगह कौन सा शब्द ले लिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द ले लिया। राज्य आपातकाल 356, मान लो राज्य के अंदर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चल रही, सरकार नहीं चल रही है, तो फिर क्या करते हैं? राज्यपाल महोदय जो हैं वो लिखित के अंदर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं कि भाई राज्य के अंदर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो आप क्या करो, अपने पर्टिकुलर जो राज्य है उसके अंदर आप आपातकाल घोषित कर दो। ये राजस्थान के अंदर भी हुआ है, जब अपन विस्तृत पढ़ेंगे कितनी कितनी बार हुआ, कब हुआ, सारी चीजें आपको याद करवाएंगे। तो अगले टॉपिक के अंदर जो भी जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएंगे आपको एक एक पर विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। तो राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356 के अंदर है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि शासन नहीं चल रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके अलावा सर एक प्रावधान और है इसके अंदर, देखिए एक प्रावधान और ये है कि मान लो, एक तो संवैधानिक प्रावधान, एक मान लो किसी राज्य ने यदि केंद्र सरकार का कहना नहीं माना, केंद्र सरकार का कहना नहीं, केंद्र सरकार ने कहा भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, मान लो किसी राज्य ने नहीं माना, तो केंद्र सरकार की जो आदेश हैं उनके उल्लंघन, नियमों के उल्लंघन, जो उन्होंने कहा उसके उल्लंघन के आधार पर भी आप राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो, चाहे अपने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, चाहे वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो, सारी चीजें राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वही इनकी घोषणा करते हैं। अब देखिए, या फिर यानी कि केंद्र के आदेशों की अनुपालना, केंद्र के आदेशों की अनुपालना, एक तो पालना होती है, एक होती है ये आदेशों का उल्लंघन, लिख लो आप, ये सही समझ में आएगा, उल्लंघन। यदि उल्लंघन होता है तो भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। एक है वित्तीय आपातकाल, मान लो वित्तीय अस्थिरता आ गई, वित्तीय अस्थिरता आ गई देश के अंदर, वित्तीय संकट आ गया, तो फिर ये आपातकाल लगता है। लेकिन राम टाड़े अपने भारत के अंदर तो ये समस्या आई नहीं है, वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो ये आपातकाल देख लिया अपन ने। आगे देखिए, ये वैसे एकात्मकता की ओर अपन को लेकर जाता है। त्रिस्तरीय सरकार, भारत के संविधान की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। जो देखिए, सबसे पहले तो मान लो ये गांव वगैरह आ गए या नगर पालिका आ गई, तो उनके अंदर स्थानीय सरकार हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, मान लो ये अलग अलग गांव के अंदर स्थानीय सरकार हो गई। अब इनके ऊपर अपनी राज्य की सरकार आ गई, पूरे राज्य की, जैसे राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। अब इन सभी राज्यों की सरकारों के ऊपर एक बड़ी सरकार वो आ गई, वो आ गई केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार। तो पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं तो उनके अंदर राज्य की सरकार होगी, राज्यों के अंदर भी अलग अलग नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें हैं तो वो स्थानीय सरकार होगी। तो देखिए, सबसे नीचे होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार ये 2 प्रकार की होती है, एक तो पंचायती राज, पंचायती राज अनुसूचियों में पढ़ा था इसको अपन ने, और आगे एक अपना टॉपिक आएगा पंचायती राज का पूरा। और एक होता है नगर पालिकाएं, इनके जो ऊपर होती है वो होती है राज्य की सरकार, जैसे राजस्थान की सरकार है, गुजरात की सरकार है। इनके ऊपर होती है केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार, केंद्र सरकार, जिसमें अभी प्रधानमंत्री अपने मोदी जी हैं, मोदी जी है या नहीं है, वहां पर भी मंत्री परिषद है, ये केंद्र की सरकार। तो ये क्या हो गई, त्रिस्तर की सरकार भारत के अंदर है। पहले ये 2 ही स्तर थे, था तो ध्यान रखना, पहले 2 स्तर थे, केंद्र और राज्य। उसके बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, अपन ने पढ़ा था पहले पिछले वीडियो के अंदर, उसमें स्थानीय सरकार को यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद में देखिए, अगली 2 विशेषताएं और शेष है। एक है सहकारी समितियां, भारतीय संविधान के अंदर सहकारी समितियों का भी उल्लेख है। सहकारी समितियों का उल्लेख कहाँ है? तो जो मौलिक अधिकार अपन पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, उसके अंदर एक अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद नंबर 19, और अनुच्छेद 19 के अंदर यानी कि सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा देखें तो एक नीति निर्देशक तत्व के अंदर, नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद आएगा अपने 43 ठ। ये पूछते हैं कई बार, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें भी यानी कि सहकारी समितियों का उल्लेख है। एक अपने मौलिक कर्तव्यों के अंदर भी सहकारी समितियों के बारे में बताए गए हैं। तो सहकारी समितियों की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, सर सहकारी समितियां होती क्या हैं? सहकारी समिति का मतलब सहकारी, सह का मतलब होता है साथ में, कार्य का मतलब होता है कार्य करना। तो जब जो जो लोग होते हैं गांवों के अंदर है, या जो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, और वो संगठन यानी कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होगा कि भाई ऐसा करे अपन संगठन बनाया और अपन ने सबको लूट लिया, पैसे कमा लिए, ऐसा नहीं है। ये सब साथ में मिलकर के, लोगों का जो संगठन होता है वो साथ में मिलकर के कार्य करता है, और एक दूसरे की सहयोग की भावना होती है इसके अंदर। क्या भाई आपने पैसे दिए वो मेरे काम आए, मेरे दिए आपके काम आए, ऐसा संगठन बनता है एक, और उसमें सहयोग की भावना से कार्य होता है, वो होता है सहकारी समितियां। तो इनका, इनके बारे में भी अपन विस्तृत पढ़ेंगे। अगली अपन की अंतिम एक भारतीय संविधान की विशेषता बचती है, वो होती है, देखिए सहकारी समितियों के बारे में पढ़ लिया। हाँ ये हो गया, ये यहाँ तक आपके टोटली आपकी 17 विशेषताएं अपन ने पढ़ ली, और ये भारतीय संविधान की विशेषताओं पर एक एक बिंदु पर अपन ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखे कौन सा पॉइंट नहीं है, मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर यानी कि लिख करके शेयर कर दूंगा। आपको यदि कोई चीज चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स के बारे में अपना एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लिंक, जो भी क्लासें आएगी उन सब का लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। और वीडियो यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।